इस टेबल में मज़ीद आप लीवर के फंक्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो लीवर है ना वो सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा होमोस्टैटिस फंक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो यूरिया है वो डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया के यूरिया साइकिल में, ठीक है, जिसको बॉडी में रिटेन किया जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है किडनीज। किडनीज की बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है, और इनका वेट लेस देन 1% होता है बॉडी वेट से, ठीक है। जो किडनीज हैं उनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। विड्थ इनकी 6 सेंटीमीटर है और थिकनेस इनकी 4 सेंटीमीटर। किडनीज को ब्लड सप्लाई किया जाता है, ठीक है। किडनीज को ब्लड सप्लाई के ज़रिए किया जाता है रेनल आर्टरी के ज़रिए, ठीक है। और किडनी से ब्लड निकाला जाता है रेनल वेन के ज़रिए, ठीक है। 20% ब्लड रिसीव करते हैं किडनीज पर। किडनी में इसका रोल क्या होता है कि ब्लड को क्लीन करता है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के यूरिन फॉर्मेशन से आ जाता है यूरेटस। यूरेटस क्या होता है कि जितना भी यूरिन किडनी के थ्रू डक्ट के थ्रू, ठीक है, आगे तक जाता है उसको इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यूरिन लीव्स फ्रॉम किडनीज थ्रू डक्ट, उसको यूरेटस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूरेटर और फाइसिस, ये दो होती हैं, ठीक है, ये ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन पहुंचता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर पी शेप्ड होती है, ठीक है, जो कि टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन। ये अपने अंदर यूरिन 0.5 से लेकर 1 लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। यूरिन लीव्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू डक्ट, ठीक है, इसको यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल में 2 to 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है और मेल में 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। और जो यूरिन है वो जब यूरिनरी ब्लैडर से निकल जाता है तो उसको हम नाम देते हैं माइक्टोरेशन, ठीक है। इसका मतलब है एम्प्टी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम यूरिन। नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट होती हैं, ठीक है, और इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, ठीक है, वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो 70 to 80% हमारी बॉडी में होता है किडनीज में, ठीक है, और जो जक्स्टा मेड्यूलरी है वो 20 to 30% हमारी किडनीज में मौजूद होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है और जक्स्टा मेड्यूलरी में लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, ठीक है। कॉर्टिकल में वैसा रेक्टा एब्सेंट होता है और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में वैसा रेक्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का रोल ये है कि ये फॉर्मेशन करता है डाइल्यूट यूरिन की, ठीक है, और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का रोल ये है कि ये फॉर्मेशन करता है कंसनट्रेटेड यूरिन की। नेक्स्ट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, नॉन ट्यूब्यूलर एंड ट्यूब्यूलर। नॉन ट्यूब्यूलर को हम रेनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ जाए। तो बाउमन कैप्सूल है, ठीक है, वो कप शेप्ड स्वेलिंग है इन ईच एंड ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के एंड पे एक कप शेप्ड स्वेलिंग है, ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस है ना, ठीक है, वो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो ट्यूब्यूलर फॉर्म्स है उसमें उसको रेनल ट्यूब्यूलर का कहते हैं, ठीक है, और इसमें जो पार्ट्स इंक्लूड हैं वो है, सबसे पहले आ जाता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। लूप ऑफ हेनले ये यू शेप्ड होता है, ठीक है। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स में सबसे पहले आ जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब ब्लड पास होता है ग्लोमेरुलस से, ठीक है, तो वो फिल्टर्ड हो जाता है बाउमन कैप्सूल्स में, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ग्लोमेरुलस की वॉल्स पोरस हैं, ठीक है, उनमें सुराख हैं, ठीक है, और उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर्ड होता है बाउमन कैप्सूल में, जिसको फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल में रह जाता है उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, वो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को छोड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नेक्स्ट है सिक्रेशन। सो सिक्रेशन क्या है कि सिक्रेशन इट सिक्रेट्स हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, टू बैलेंस पीएच फ्रॉम द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल इनटू ल्यूमन। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें ह्यूमन बॉडी में कंडीशंस होती हैं। एक तो जिसमें एक कंडीशन है जिसमें रिस्ट्रिकेटेड अमाउंट ऑफ H2O होता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, उसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिकेटेड में कंजर्वेशन ऑफ H2O होता है, ठीक है, और सफिशिएंट में हाइपोटोनिक में कंजर्वेशन ऑफ सॉल्ट्स होता है, ठीक है। रिस्ट्रिकेटेड में फॉर्मुलेशन होती है कंसनट्रेटेड यूरिन की, ठीक है, और हाइपोटोनिक में या सफिशिएंट में फॉर्मुलेशन होती है डाइल्यूट यूरिन की, ठीक है। अब रिस्ट्रिकेटेड या हाइपोटोनिक में, ठीक है,
हाइपोटोनिक में कंजर्वेशन होती है 2 तरीकों से, ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोन्स। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द ऑपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड टू मेंटेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड का ऑपोजिट फ्लो होता है, ठीक है, ताकि एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन। इसमें 2 ग्लैंड्स इंक्लूड हैं, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, और ये अफेक्ट करता है असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलम में, ठीक है। और जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, ठीक है, ये एक्टिवली अपटेक करता है सोडियम आयंस को। द नेक्स्ट ग्लैंड इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये सिक्रीट करता है एडीएच और ये इफ़ेक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। इसमें एक्टिवली अपटेक होता है वाटर का। देता है किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है क्या होता है कि द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड में वाटर और सॉल्ट की वाटर और सॉल्ट के लेवल को कंसंट्रेट करना, रेगुलेट करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ H2 होगा बॉडी फ्लूइड्स में तो क्या होगा, और अगर शॉर्टेज ऑफ H2 होगा तो बॉडी में क्या होगा, ठीक है। अगर तो वाटर अमाउंट एक्सेस होगा, ठीक है, तो किडनी फिल्टर करेगी वाटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से, ठीक है, बोमन कैप्सूल की तरफ, ठीक है। और इसमें लेस रीअब्जॉर्ब्ड होगा वाटर, इसमें जो किडनी है वो प्रोड्यूस करेगी डाइल्यूट यूरिन, और इसमें बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी बॉडी फ्लूइड में तो किडनी जो है वो फिल्टर करेगी लेस H2O फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इनटू बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। और इसमें ज़्यादा H2O रीअब्सॉर्ब्ड होगा, ठीक है। जो किडनीज है ना वो प्रोड्यूस करेगी कंसनट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट आ जाता है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। सबसे पहले आ जाता है किडनी स्टोन, ठीक है। किडनी स्टोन क्या होता है कि ये स्टोनी मटेरियल होता है किडनी में, ठीक है। ये कॉज क्या करता है, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें यूरिन जो है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, और यूरिन का वॉल्यूम हुआ वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स है केमिकल नेचर की बेस पे, ठीक है। पहली टाइप है जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनता है, ठीक है। सेकंड जो है वो फॉस्फेट स्टोन बनता है, और थर्ड है यूरिक एसिड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट 70% है, ठीक है, फॉस्फेट 15% देखा जाता है, और यूरिक एसिड 10% देखा जाता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक जो डिजीज़ इनकी वजह से होती है वो ये है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से हाइपर ऑक्जेलेरिया होता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की वजह से हाइपर कैल्सीमिया होता है, ठीक है, और यूरिक एसिड की वजह से हाइपर यूरिसीमिया होता है। अगर तो ब्लड में ऑक्जेलेट लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको हाइपर ऑक्जेलेरिया कहा जाता है, ठीक है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, ठीक है। और अगर ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड है जिसमें किडनी सर्जरी से किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। लिथोट्रिप्सी इज़ यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन एंड ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि किडनी स्टोन्स को ब्रेक किया जा सके और उनको किडनी से यूरेटर से और गॉल ब्लैडर से निकाला जा सके। इसकी भी दो टाइप्स हैं। पहली है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है, और सेकंड टाइप है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अच्छा जी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव्स लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टाइप है जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड की, ठीक है, जो कि मशीन से डायरेक्ट किए जाते हैं बॉडी की आउटसाइड पार्ट में, ठीक है, ताकि स्टोन्स को जो अंदर स्टोन होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ दिया जाए, ठीक है। ये जो शॉकवेव्स होती हैं ये स्टोन को ब्रेक करती हैं छोटे छोटे पीसेस में, और जो ईजिली यूरिन के थ्रू पास हो सके और स्टोन्स निकल सके। नेक्स्ट आ जाता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें लार्जर स्टोन्स के लिए ये लिथोट्रिप्सी प्रेफर की जाती है, ठीक है। इसमें होता है कि पेशेंट्स की बैक साइड पे ना ट्यूब इंसर्ट की जाती है ट्रैक बनाने के लिए, ठीक है। जो स्कोप है ना वो रन किया जाता है ताकि स्टोन को देखा जा सके, ताकि जो किडनी स्टोन है उसको विजुलाइज किया जा सके, ठीक है। और जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है ना वो इंसर्ट की जाती हैं पेशेंट्स के अंदर ताकि स्टोन को ब्रेक कर। स्कोप के थ्रू स्टोन्स को देख के, ठीक है, उन स्टोन सेगमेंट्स को ग्रैस्प किया जाता है किसी स्पेशल इक्विपमेंट के साथ, ठीक है, और निकाल लिया जाता है जो कि ट्रैक बनाया होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ रेनल फेलियर जिसको किडनी फेलियर भी कहते हैं, ठीक है। रेनल फेलियर जो है ना वो डिक्लाइन किडनी फंक्शन है, ठीक है। पर्टिकुलरली द एफिशिएंसी ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस में डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है, जिसको हम किडनी फेलियर या रेनल फेलियर कहते हैं, ठीक है। जो पैथोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं नेफ्रॉन को, स्पेशली ग्लोमेरुलस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिया और अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट्स में जो प्लाज्मा लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
और जो क्रोनिक रेनल फेलियर है ना वो इरिवर्सिबल है जी। रेनल फेलियर की दो टाइप्स हैं, ठीक है, जिसको एक्यूट फेलियर और क्रोनिक फेलियर कहते हैं, ठीक है। क्रोनिक रेनल फेलियर कॉज की इसकी वजह क्या होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है पेल्विस में, ठीक है, यहाँ उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद नेफ्राइटिस है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ठीक है। डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये कॉज हो सकता है, और डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से भी क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकता है। अब एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है कि हेमरेज मतलब ड्यू टू ट्रॉमा, किसी भी चोट लगने की वजह से हेमरेज या ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, हेमरेज होता है, वो कॉज कर सकता है एक्यूट, ठीक है। और वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से, ड्यूरेसिस की वजह से। ड्यूरेसिस क्या होता है कि एक्सेस सिक्रीशन होती है यूरिन की, ठीक है, स्वेटिंग की वजह से, या यूरेटर्स और ब्लेडर में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ज़्यादा ख़तरनाक टाइप है वो है क्रोनिक, क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता बीमारी लगती है और मुकम्मल तौर पर गुर्दे ख़त्म कर देती है, ठीक है। और एक्यूट का मतलब है कि एक दफ़ा शदीद बीमारी लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इसको रिकवर किया जा सकता है। डायलिसिस का मतलब है कि ब्लड क्लीन किया जाता है, ठीक है। इसमें हेमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग द ब्लड, ठीक है। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो सर्कुलेट किया जाता है एक मशीन में, ठीक है, जिसमें डायलिज़र मौजूद होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी में कहते हैं, ठीक है। डायलिज़र की दो डिफरेंट स्पेसेस हैं, ठीक है। एक में ब्लड पास किया जाता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, और दूसरी मेम्ब्रेन से डायलिसिस फ्लूइड पास किया जाता है, ठीक है। जो वेस्ट और एक्सेस वाटर ब्लड से पास होता है ना, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड में। सेकेंड टाइप इसकी ये है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस में ब्लड को पंप किया जाता है डायलिसिस फ्लूइड में, ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी के ज़रिए, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी एक स्पेस है अराउंड गट, ठीक है, गट के अराउंड एक स्पेस है, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी लाइंड होती है पेरिटोनियम वॉल से, ठीक है, और जो पेरिटोनियम वॉल है ना उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। पेरिटोनियम वॉल कंटेन्स ब्लड। किडनी ट्रांसप्लांट में ये होता है कि जो डायलिसिस होती है ना वो टेम्परेरी मेजर होती है, ठीक है, लेकिन हाई डिग्री रेनल फेलियर को हम यूरीमिया या एंड स्टेज रेनल डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें डायलिसिस नहीं की जाती, लेकिन सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन होती है मैचिंग डोनर के साथ, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये लास्ट ऑप्शन रह जाता है परमानेंट ट्रीटमेंट के साथ। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर एज द परमानेंट ट्रीटमेंट। टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन अडॉप्शन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर क्या काम करता है कि हाई टेम्परेचर जो है ना वो एंजाइम्स की डीनेचर कर देता है, ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म एक्शन को डैमेज कर देता है, ठीक है। अब अडेप्टेशन इसमें क्या है कि इसमें एवेपोरेशन कूलिंग होती है, ठीक है, कि जो पत्ते की सतह से पानी के कतरे निकलते हैं, ठीक है, इसको एवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं, ठीक है। अब अडेप्टेशन इसकी ये भी है कि हॉट एंड ड्राई वेदर में, ठीक है, जो स्टोमेटा होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स अडेप्ट करते हैं हीट स्ट्रेस में। जब 40 डिग्री या 40 से अबव टेम्परेचर हो तो प्लांट्स अडेप्ट करते हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद जो सेल्स हैं ना प्लांट के वो प्रोड्यूस करते हैं हीट शॉक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ठीक है, ये दीज प्रोटीन सराउंड इंजाइम्स और दूसरे प्रोटीन्स को सराउंड करते हैं, ठीक है, ताकि डीनेचुरेशन को प्रिवेंट कर सके। आगे है लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि जो लो टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है, और जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं ना, ठीक है, वो भी लॉक्ड हो जाते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट्स को, ठीक है, जो सल्यूट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें एक बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है ना मेम्ब्रेन प्रोटीन का वो भी अफेक्ट होता है। इसमें अडेप्टेशंस क्या हैं कि इनकी वजह से अडेप्टेशंस क्या आती हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना, ठीक है, उनकी इंक्रीज प्रोपोर्शन होती है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं लो टेम्परेचर में बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करके वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं लो टेम्परेचर में। एक चीज़ इसमें है फ्रीजिंग टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ये होता है कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसमें आइस फॉर्मेशन की कन्फाइनमेंट होती है सेल वॉल के अराउंड, ठीक है, जो कि प्लांट सर्वाइवल को बैडली अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं ना इनकी फॉर्मेशन होती है प्रोटोप्लाज्म के साथ, ठीक है, जो कि परफोरेट करते हैं मेम्ब्रेन्स को और ऑर्गेनेलिस की, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म इन एनिमल्स बॉडी हीट गेन एंड लॉस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एनिमल की टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, वो डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे,
पहला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस करती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, ठीक है, जो एक्सटर्नल हीट गेन की जाती है उस पर डिपेंड करती है। और रेट ऑफ हीट लॉस की जो हीट लॉस की जाती है, ठीक है, निकाली जाती है उस पर डिपेंड की जाती है, ठीक है। हीट गेन क्या होती है कि हीट गेन होता है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, ठीक है, डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है, ठीक है। अब हीट लॉस क्या होती है कि रेडिएशन होती है, कन्वेक्शन होती है और एवेपोरेशन होती है, ठीक है। जो रेडिएशन है अकाउंट्स फॉर 50%, मतलब टोटल हीट लॉस से 50% होती है ह्यूमंस में। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इनमें सबसे पहले आ जाता है पोइकिलोथर्म, ठीक है। ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। दी पिकिलियोथर्म आर दोज एनिमल्स विच आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं या तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट जैसे कि सनलाइट पे, ठीक है, ताकि वो टू गेट देमसेल्व्स वार्म, ठीक है। और ये इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो इनको दे हैव टू हिबरनेट और हिबरनेट इन लो टेम्परेचर का मतलब, हिबरनेट का मतलब होता है कि विंटर स्लीप, ठीक है। और एस्टिवेट का मतलब होता है कि समर स्लीप इन हाई टेम्परेचर में, ठीक है। हिबरनेट इन लो टेम्परेचर एंड एस्टिवेट इन हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं कि जैसे इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये सारी एग्जांपल पिकिलियोथर्म। नेक्स्ट आ जाता है हेमोथर्म। हेमोथर्म्स ऐसे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करते एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट जैसे कि सनलाइट पे, ये डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इनके पास हाई मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, और इनको बस क्या होता है कि इनको ज़्यादा फूड चाहिए होता है ताकि ये हीट जनरेट कर सकें अपनी बॉडी में, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाती हैं बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस की थी, ठीक है, पिकिलियोथर्म और हेमोथर्म को यूज़ करने में, ठीक है। जैसे कि डीप सी फिशेज़ हैं, उनके पास कांस्टेंट सराउंडिंग है, ठीक है, तो उनकी बॉडी क्या करती है कि टेम्परेचर, उनकी बॉडी में जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लिजर्ड को रेगुलेट करना पड़ता है बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह बर्ड्स और मैमल्स की भी चेंज करते हैं बॉडी टेम्परेचर और वो मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हेटेरोथर्म में, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम एंडोथर्म क्या होता है। एंडोथर्म क्या होता है, ये ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि जनरेट करते हैं अपनी ऑन हीट, ठीक है, ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट। हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से अपनी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है। ये किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं फिशेज़, बर्ड्स, मैमल्स, फ्लाई, इंसेक्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टोथर्म। एक्टोथर्म ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक हीट को लो लेवल पे, ठीक है। इसमें लो मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं हीट को, ठीक है। उसके बाद तो ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पे, मतलब जैसे कि सनलाइट अपनी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करते हैं हीट को इन्वायरमेंट से। एग्जांपल होगी इसमें इंसेक्ट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। हेटेरोथर्म क्या होता है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि थर्मल रेगुलेटरी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं हीट को अपनी बॉडी में, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट में। इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं मतलब स्मॉल मैमल्स लाइक बैट, स्मॉल बर्ड्स। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं सब डर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन में या पिलेज में। पिलेज क्या होता है कि या फर होता है या हेयर होता है वूल का, ठीक है। इसमें स्वेट ग्लैंड्स और प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लंग्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड करते हैं पेंटिंग को। नेक्स्ट है बिहेवियरल एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है कि एनिमल ना एक इन्वायरमेंट से मूव करता है, ठीक है, जहाँ हीट एक्सचेंज मिनिमल हो। जैसे कि ग्राउंड स्क्वेरल वो मूव करता है बुरोल्स में मिड डे हीट में, ठीक है। जो लिजर्ड है वो बास्क करती है सन में ताकि हीट गेन कर सके, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं ना वो कंट्रोल करते हैं सेफ सरफेस एरिया जो कि अवेलेबल होती है हीट एक्सचेंज के लिए बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स, के अपने पोस्चर्स को एडजस्ट करके सेफ एरिया कंट्रोल करते हैं जो कि हीट एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होती है। टॉपिक है जी थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और मैन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है मैमल्स का, ठीक है, मतलब और ह्यूमंस का इंक्लूड करके उनका होता है कि 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बर्ड्स का जो टेम्परेचर होता है वो 41 टू 43 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ड्यू टू इंडोथर्मिक करैक्टर्स की वजह से मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी अवेलेबल होगी, ठीक है, और ग्रेटर एबिलिटी होगी अडेप्टेशन के लिए।
इसमें दो प्रोसेस हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अच्छा जी, कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होगी, इसमें शिवरिंग और नॉन शिवरिंग आएगा। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि हीट की प्रोडक्शन होती है शिवरिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय शिवरिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म्स में क्या होता है, इसमें हार्मोन्स, शॉर्ट टर्म के लिए हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट आ जाता है हाई टेम्परेचर, जिसको हाइपोथर्मिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज ये अबव 37 होता है, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या आते हैं, स्किन में क्या आता है कि जो मेरीन मैमल्स होते हैं ना, ठीक है, वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एक्सेस हीट की वजह से, ठीक है, वार्म सीज में, ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं आउटर स्किन में, ठीक है। एवेपोरेटिव कूलिंग क्या होती है, जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक जो बैट्स होते हैं इनमें स्लाइवा और यूरिन होता है, ठीक है। पेंटिंग क्या होता है कि जो एवेपोरेटिव कूलिंग होती है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, जैसे डॉग्स वगैरह में। और वेजोडाइलेशन क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन होती है ब्लड कैपिलरीज की स्किन। अब है जी टॉपिक थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो रेगुलेटेड किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। ये मॉनिटर किया जाता है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, ठीक है। अब थर्मोरेगुलेटरी सेंटर क्या है कि जी थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ये थर्मोस्टेट है, ठीक है। थर्मोस्टेट किधर प्रेजेंट होता है, थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका सेट पॉइंट क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसमें 36 to 38 जो है वो रेंज वो नैरो रेंज है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्किन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज सेंड करेगा हाइपोथैलेमस को कि टेम्परेचर मेंटेन करना है अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा। क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस है ना उसमें वैसोकंस्ट्रिक्शंस होगी। वैसोकंस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है कि श्रिंकेज ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है। ब्लड वेजल्स श्रिंक करेंगी, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ हीट होगी, ठीक है, और जो रिड्यूस करेगा ब्लड फ्लो को स्किन की। वार्म टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी और वार्म टेम्परेचर में वैसोडाइलेशन होगी। इसमें क्या होगा कि ब्लड वेजल्स डायलेट करेंगे, ठीक है, और हीट जो है डिसिपेट होगी कि बाहर की तरफ खारिज हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर को। तो हमारा लास्ट टॉपिक है पायरेक्सिया, ठीक है, टेम्परेचर इन फीवर, जिसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट से इंक्रीज कर जाता है तो वो पायरेक्सिया कॉज करता है, ठीक है। ये वायरल या बैक्टीरियल फंक्शन होता है जिसमें नंबर ऑफ़ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ ल्यूकोसाइट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो पैथोजन और जो ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करता है केमिकल ब्लड में, ठीक है, इस केमिकल को हम कहते हैं पायरोजन। अब फीवर का रोल क्या होता है बॉडी में कि ये प्रोटेक्ट करता है मैकेनिज़म्स को पैथोजन के अगेंस्ट। इट प्रोटेक्ट्स मैकेनिज़म्स अगेंस्ट द पैथोजन। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टैटिस का यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी टॉपिक सो यू कैन डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल गिव यू एन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आप आराम से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।